हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी की तैयारी यहाँ पर यूपीएससी एडवर्टीजमेंट 51 की होती है, जिसमें जीएस के पोर्शन को और जो है एजुकेशन विषय को कवर कराया जाता है और साथ में यूजीसी नेट की तैयारी भी हम करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्विक रिविजन करेंगे 2024 और 25 के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इधर लास्ट 6 मंथ के, जिसमें आपका अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक का मैंने काफ़ी चीज़ें करवा दी हैं, तो आप लोग वीडियोस को देख लीजिए। और इसके अलावा आपको टीचिंग की, रिसर्च की, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट की, और आपका जो है करंट अफेयर्स तो आपका हो ही रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। साथ में PYQs भी करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख लें अगर आपने नहीं देखा है। और ज्योग्राफी और आईसीटी की तो मैंने कल ही दी है, देख लीजिए। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिसमें आपका एक क्विक रिवीजन भी होगा और सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें कवर किए गए हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे मैंने PDF दे रखी है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाए। देखिए यहाँ पर 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए घोषित विषय क्या है, क्या थीम निर्धारित की गई है। तो PM मोदी जी ने अपना जो इनका कार्यक्रम आता है मन की बात, इसमें इन्होंने संबोधन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम क्या होनी चाहिए। तो ये है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ आपकी 2025 की ये थीम है। ठीक है, महत्व क्या है? शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव, है ना। तो इन्होंने अपील किया है भारतीय पारंपरिक ज्ञान योग को अपनाने और इसे गर्व से विश्व भर में प्रचारित करने का आह्वान। ठीक है, तो योग पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है और इसी के लिए थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, जो इम्पोर्टेंट है, विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ये विजन पोर्टल, तो इसका उद्देश्य है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना। वंचित बच्चों से यहाँ मतलब क्या है? जो वंचित युवाओं तक पहुँचने, मतलब जहाँ तक की तकनीकी नहीं पहुँचती है ना, तो मतलब यहाँ पर देश भर के छात्रों के लिए अवसरों को लोकतांत्रिक बनाने पर इन्होंने फोकस की सराहना की है कि ये जो पोर्टल है दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। किसने कहा है? तो किसने? विद्यार्थी नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल विजन पोर्टल की शुरुआत की है। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इस पर ही फोकस किया है कि जो लोग दूर दराज के क्षेत्र में हैं उनके लिए किस तरह से ये पोर्टल काम करेगा, और उनको भी यहाँ पर बच्चों में, जो वंचित बच्चे हैं, उनमें शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा किस तरह से इस पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्टल का है पूरा नाम क्या है? विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। विकसित भारत इनिशिएटिव मतलब विद्यार्थी नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल विजन। इसकी शुरुआत नवंबर 2024 में गुरुग्राम, हरियाणा में हुई है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इन्होंने बोला कि वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखो, अगला जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए किन 2 राज्यों के बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए दिसंबर 2024 में। तो ये जो दो राज्य थे से उत्तर प्रदेश और मणिपुर। और ये जो समझौता ज्ञापन, ये कब तक वैलिड रहेगा? तो 3 वर्ष के लिए। ठीक है, दिसंबर 2024 में है तो 2027 तक ये वैलिड है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मोदी जी के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को और यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत, है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो किसके उपलक्ष्य में है, किसने स्टार्ट किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के मध्य आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी जी ने चलाया था 2015 में। और किसकी स्मृति में? तो भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पे। ठीक है,
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के पीछे का विचार क्या है? तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच निरंतर सांस्कृतिक और गैर राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ताकि वो एक दूसरे के कल्चर को जान सकें और नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता और जो है एकता को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक निश्चित अवधि के लिए एक अलग राज्य के साथ जोड़ा जाता है, जिसके दौरान अब इससे फायदा क्या होगा? तो वे वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम में त्यौहार, भाषा, साहित्य, भोजन, पर्यटन आदि के क्षेत्रों के एक दूसरे के साथ यहाँ पर जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, उनमें वो इन्वॉल्व रहेंगे, वहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके उद्देश्य क्या है? इस जो ये कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य देश की विविधता में एकता का जश्न मनाना और लोगों के बीच भावात्मक बंधन को मजबूत करना है ना। तो इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट आप देखो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी क्वेश्चन आपको मेरी वीडियोस में तो ऐसा नहीं मिलेगा जो लगे कि फालतू की चीज़ें हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगर हम अब जीएस की तो कोई लिमिट है नहीं, करंट अफेयर की तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना तो सभी पढ़ेगा, पढ़ के ही जाना चाहिए। इसलिए 5-6 क्वेश्चन आए ज़रूर, लेकिन वो 5-6 क्वेश्चन काफ़ी जो है पोजीशन को वैरी कर सकते हैं ना, आपकी जो है रिजल्ट को हाँ काफ़ी हद तक इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? ये दिसंबर 2024 में फोर्ब्स की सूची जारी हुई थी, जिसमें भारतीय जो 3 महिलाएं हैं, ये 3 महिलाएं शामिल हैं। इनमें है हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं। देखिए ये जो है 28वें स्थान पर हैं। ठीक है, ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का पद संभाला हुआ, ये तो सभी को पता है ना। तो सीतारमण महिला सशक्तिकरण को लेकर मुखर रही हैं, और इस तरह से ये तो हो गया इनके बारे में, अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए इनका स्थान बस याद रखना है, जो ये फोर्ब्स की सूची है ना, ये 28वें स्थान पर है। उसके बाद दूसरी हैं, ये तो पहले नंबर की हो गई, दूसरी हैं रोशनी नदार मल्होत्रा है ना, और तीसरी हैं किरण मजूमदार शॉ। कौन क्या है ये बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और किस पोजीशन पर है। तो देखिए वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, ये 28वें स्थान पर है। रोशनी नदार मल्होत्रा ये है आपकी 81वें 81। देखिए सभी में 8-8 आ रहा है, और ये 82 नंबर पे है। किरण मजूमदार शॉ है ना, तो ये जो है 21वीं सूची में 82वां स्थान दिया है ना। तो इस तरह से ये जो है किरण मजूमदार शॉ, ये कौन है? देखिए किरण मजूमदार शॉ फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की 21वीं सूची में 82वां स्थान इन्होंने मिला है। और ये है क्या? तो किरण मजूमदार बायोटेक कंपनी बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है ना। तो इतना आपके लिए काफ़ी है कि ये बायोटेक कंपनी बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। रोशनी नदार मल्होत्रा ये क्या है? ये जो है भारतीय राष्ट्रीय जो बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनी HCL है ना, नाम तो सभी ने सुना होगा कि HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन और HCL कारपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, जो HCL की ये चेयरपर्सन भी हैं और HCL कारपोरेशन की CEO भी हैं। रोशनी नदार मल्होत्रा को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 81वां स्थान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तो आप जानते ही हैं। देखिए तो इसमें इनका स्थान याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, इन तीनों में 8-8 नंबर आ रहा है, जैसे कि इसमें 28 नंबर पे हैं, ये 81 नंबर पे हैं और ये 82 नंबर पे हैं। ठीक है, तो बस ऐसे याद रखिएगा किस नंबर पे कौन है या किनको मिला है, इस तरह से ये पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ये है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है। तो अवार्ड है, गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक, ये सब नवंबर में इनको मिला है। नेक्स्ट आप देखो, किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह के कितने निकट पहुंचा? तो ये 3.8 मिलियन मील इतने पास पहुंच गया है। और इस समय इसकी गति कितनी थी, मतलब जो पार्कर सोलर प्रोब है कितनी गति से सौर वातावरण से गुजरा? तो ये है 4,30,000 मील प्रति घंटा है ना।
ठीक है, हाँ ठीक है, इतना ही है, 4,30,000 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट आप देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये है क्या। 2018 में लॉन्च किए गए कार के आकार के इस रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम अमेरिकी सौर खगोल भौतिकविद यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर इसका रखा गया है। ठीक है, पार्कर क्यों रखा गया? पार्कर सोलर प्रोब है ना। तो ये देखिए, ये एक खगोल वैज्ञानिक थे। ये नासा का पहला मिशन है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये नासा का पहला मिशन है जिसका नाम किसी जीवित शोधकर्ता के नाम पर रखा गया है, और ये सूर्य के कोरोना के 3.8 मिलियन मील के दायरे में अन्वेषण करने वाला पहला मिशन है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य के कोरोना के मतलब नज़दीक में जो यहाँ पर मिशन को ऑब्जर्व करने वाला कौन सा मिशन था? सूर्य के कोरोना का, है ना। तो ये है आपका, यही जो है पार्कर, यहाँ पर पार्कर सोलर प्रोब। इस प्रोब में अत्यधिक तापमान को सहन करने के लिए उन्नत कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड का भी प्रयोग किया गया है ना। तो ये हो गया आपके, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे आपके ऑथेंटिक मटेरियल PIB सोर्सेज से हैं। द हिंदू, न्यूज़पेपर्स आपके, क्रॉनिकल, घटना चक्र, है ना, दृष्टि। तो इस तरह के यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, ताकि क्योंकि एक किताब में तो कंप्लीट पूरा कभी कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देखो, किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये है, ये नाम बस याद रखिए। देखिए, पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है, और कौन सा अभ्यारण्य? तो ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये असम में स्थित है। ठीक है, तो असम में यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में मिला है। नेक्स्ट आप देखो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित, डिजी लॉकर सभी लोग जानते हैं, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी फॉर्मेट में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आधारित किस नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है? तो डिजी लॉकर की ही तरह व्यापार और संगठनात्मक जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मैनेजमेंट को करने के लिए ये एंटिटी लॉकर बनाया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आप देखो, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के रूप में कौन सा शब्द है? तो ये है ब्रेन रोट, है ना। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको। उन वीडियोस को नहीं देखी हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, सभी में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, किसी में भी कुछ भी रिविज़न नहीं है। ठीक है, तो वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक वीडियो में कभी भी कवर नहीं होगा, क्योंकि 1.5-2 साल का पूरा करंट अफेयर ये सारा आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में है। और किसने स्थापित किया है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ऐसे पूछा जाए, उसमें थोड़ा और अंदर भी पूछ सकता है ना। तो बायो बैंक को किसने स्थापित किया है? तो ये है आपका ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन, MDRF, है ना। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ICMR, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, और ये है MDRF, मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन। अब देखिए, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में बात कर लेते हैं, थीम और डे के बारे में। तो जो 2024 की बात हो रही है ये, ठीक है, यहाँ पर ये है आपका 2024 के लिए है विश्व मधुमेह दिवस, जो कि हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती मधुमेह के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर ये काम करता है, विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, तो इस तरह से इस वर्ष की विषय वस्तु क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स, ये इसकी यहाँ पर इसकी थीम है। मधुमेह की देखभाल में बाधाओं पर काबू पाने और सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता प्रकाश डालती है कि निदान किए गए हर व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाला किफ़ायती उपचार तक पहुंच प्राप्त हो। ठीक है, तो यह पे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है यही है ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। इस चीज़ को ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, मतलब ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है? भारत के पहले, अब जो भी पहले से पहले आ रही हैं चीज़ें, मतलब अभी इनका इनोवेशन हुआ है, या
जो आपके पर्यावरण से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो ये है आपका सृजनम, ठीक है। ये जो ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका नाम है सृजनम, और इसको केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के एम्स में भारत के पहले स्वदेशी जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का शुभारंभ किया है। तो ई वेस्ट पे आधारित है, ठीक है, और इसमें ये है, इसका नाम सृजनम है ना। तो इस समारोह में मंत्री ने सृजनम नामक स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रिंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। बनाया किसने है? तो इसको बनाया है CSIR NIIST, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, NIIST होगा, NIIST, फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रभावशीलता क्या है? ये बिना धुआं, गंध, धूल और प्रदूषण के जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान कर सकता है। तो अब ये देखिए कितना हेल्पफुल होगा एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जैव खतरनाक अपशिष्ट को कम जोखिम वाला और कंटेनर आधारित प्रणाली में बदल सकता है। तो वही चीज़ मैंने कहा, ये ई वेस्ट, ठीक है, ई वेस्ट प्रणाली मतलब जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक सुरक्षित और कुशल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर है 2 जुलाई 2024 को भारत की किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की है, ठीक है। तो ये है आदित्य L1। तो मिशन क्या है? आदित्य L1। और प्रश्न पूछ रहा है किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की है? तो आदित्य L1 यहाँ पर 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। आदित्य L1 क्या है? पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है, ठीक है। और L1 बिंदु तक पहुंचने में से 125 दिन लगेंगे। एस्ट्रोसैट ये आया था वर्ष 2015 में। इसके बाद आदित्य L1 भी इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन है। तो ये वो 2015 में आया था और ये 2024 में आया है आदित्य L1। इस मिशन की यात्रा भारत के पिछले मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की तुलना में काफ़ी छोटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है इसके बारे में हो गया। आदित्य L1 पहला अंतरिक्ष आधारित श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है जिसने अपनी कक्षा मतलब चारों ओर हेलो कक्षा को पूरा किया है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ETF कौन सा है? मतलब ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यहाँ पर ये है ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। ये जो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है, जिसे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसको ये याद रखना है आपको, ETF है क्या? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और इसका उद्देश्य है निफ्टी ऑयल एंड गैस TRI के प्रदर्शन को ट्रैक करना, जो एक सूचकांक है जो तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है बस इसका यही एक मेन मुद्दा है कि ये है क्या? ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF आपको याद रखना है। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे 2024 की थीम क्या है? ठीक है, 2025 की तो हमने डिस्कस कर ली है, 2024 की आपको बताना है कि ये किस नंबर की थी और इसकी 2024 की थीम क्या है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत कम लोग जवाब देते हैं, देखने वाले ज़्यादा रहते हैं और कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।